सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माय डियर करियर विल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं या आरवाई पे देख रहे हैं, आप अगर सही मायने में 9th या 10th के स्टूडेंट हैं या 11th-12th के हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और अगर कहीं आपके फ्रेंड्स या आपके ब्रदर सिस्टर या कज़न जो भी जिसको भी लगता है कि उसको अपना एकेडमिक ऑनलाइन सेशन करियर विल पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग इस क्लास के बाद या पिछली क्लास के बाद ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि करियर विल क्यों बेस्ट है। 2020 में जब अचानक लॉकडाउन हुआ तो आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में हम लोगों ने 9-10th के बैचेस को स्टार्ट किया और इतना बेहतरीन तरीके से उनकी तैयारी कराई कि कल जब मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनके 98 मार्क्स आए हैं, 99 मार्क्स आए हैं, 97 भी थे। तो वो अचीवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दोनों के एक दूसरे के कॉपरेशन से है। जहाँ करियर विल ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वहीं आपने उस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया और हमारे साथ प्रिपरेशन की। आई होप 9th के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ के 10th में गए हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होंगे। और अब जो 9th के बच्चे हमारे पास नए आ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है वो कहीं ना कहीं इन रिकमेंडेशंस की वजह से होंगे। आपके ब्रदर सिस्टर जितने भी लोगों को आप बता सकते हैं, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि जिस क्वालिटी को आप सही मायने में स्कूल्स में या पास पड़ोस में ढूंढते हैं, देखो मेरे बोलते ही अनुज ने बोला कि 97 मार्क्स आए हैं किसी के, तो वही कहने का मतलब ये है कि जब आप रिकमेंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी क्वालिटी को रिकमेंड करें। और क्वालिटी की बात मैं करूं तो करियर विल में हम जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसका एक मोटिव ये है कि आपको मैथमेटिक्स किसी चैप्टर से पढ़ाने से पहले आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सिखाई जाएँ। तो कल हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज 1.1 भी हमने किया था, लेकिन उसको करने से पहले बेसिक इतना डिस्कस कर लिया था कि वो एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगी थी। अब हम बात करते हैं आज कि जब हम दोबारा से एनसीईआरटी की 1.2 पढ़ें तो 1.2 पढ़ने से पहले हमें और कितनी बातें पता होनी चाहिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। निखिल कह रहा है 98 मार्क्स आया है मेरे भाई का, बहुत बढ़िया भाई। किसी का 97, किसी का 98। चलिए आज बात करते हैं कि हम कल रैशनल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर और कहीं ना कहीं इंटीजर की बात कर रहे थे। तो आज हम रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ी सी बातें और करें ताकि आपको और समझ आए, और फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बातें आपको बताई जाएं, ताकि अगली एक्सरसाइज में जब हम पहुंचे तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही समझ आ चुकी हो। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, बेसिक क्लास के अंदर, कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लास्ट क्लास के अंदर कि हम रैशनल नंबर की बात जब करते हैं तो यहां पर रैशनल नंबर को हम बेसिकली P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल को जरा ढंग से समझते हैं, उसके बाद इरेशनल की बात समझेंगे, फिर इन दोनों के फंक्शंस को समझते हैं। तो हम 1.1 कर चुके हैं, 1.2 की बात जब बेस करा देंगे तब करेंगे। तो हम रैशनल नंबर में क्या किसी इंटीजर की बात करें, जैसे कि नंबर लाइन पर अगर हम नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर्स की बात करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी इसी तरीके से, तो हमने बताया कि ये जो नंबर्स आपको शो हो रहे हैं 0 से, ये होल नंबर है, और इसमें 0 को छोड़ दें और 1 से बात करें तो ये नेचुरल नंबर है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर अगर हम नेगेटिव टर्म्स इंक्लूड कर दें, -1, -2, -3,
-4 और आगे भी माइनस इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब होगा कि मैं इस समय नंबर लाइन पे शो कर रहा हूं इंटीजर्स को। इन इंटीजर्स में जितने भी इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर लाइन पर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे, राइट। रैशनल नंबर क्यों होंगे? क्योंकि आप हर नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहो तो, अगर आप -2 की बात करो तो -2 इज ऑल्सो इक्वल टू -2/1। अगर आप 2 की बात करो तो 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/1। तो यहां आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, दैट ऑल द इंटीजर्स, राइट, विच वी रिप्रेजेंट ऑन द लाइन कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। तो वी कैन से दैट ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो सभी के सभी जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इज 0 बी अ रैशनल नंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है जो 0 है वो इंटीजर है, और मैंने कहा कि ऑल इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो आपका आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम 0 को रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रैशनल नंबर तो किस फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड देयर द Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारे को ये बात समझ आई। अब इतनी बात आपको समझ आती है कि आपको रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स को इंटीजर नहीं बोलना, इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोलना है। मतलब ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब आप कहोगे सर कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर बोल सकते हैं? नहीं माय डियर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर मैं आपसे एक टर्म की बात करूं P/Q की, तो P/Q की फॉर्म में हम थोड़ा सा और आगे चलें। यहां हम आपको दो टर्म्स दिखा रहे हैं, P/Q की फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा रैशनल है। ठीक है। अब मैंने आपके पास लिखा एक टर्म 15/3 और एक लिखा 15/4। इन दो टर्म्स को ध्यान से देखना और आपको बात समझ आएगी। 15/3 को अगर आप कैंसिल करना चाहो तो इसे आप कैंसिल करेंगे, 3 1 3 और 3 5 15। So this is 5/1, that is possible to write 5. So what is 5 is? 5 is an integer. इसलिए P/Q की फॉर्म में लिखे हुए रैशनल नंबर जब इंटीजर हैं तो वो रैशनल नंबर हैं, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर बन पाए ये जरूरी नहीं है। जब आप इस वैल्यू को प्रॉपर सॉल्व करना चाहोगे, कैंसिल करना चाहोगे, तो 15 जो होगा वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट नंबर। मतलब आपके पास कहीं ना कहीं एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा और वो एक कहीं ना कहीं आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू रह जाएगी। अब जब इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो फिर ये आपके दो तरह के टर्म्स होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को अगर हम समझना चाहें तो क्या है, क्या 15/4 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? जो भी रैशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
मैं अभी फिलहाल इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 15/4 को डिवाइड करूं, इस प्रोसेस को पूरा करूं, तो 15 को 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये होगा 4 चौक 16। इसके बाद 4 तिया 12, 4 चौक 16 नहीं, 4 तिया 12 होगा, और 5 में से 2 गया 3, 16 होता तो ये उसको डिवाइड करके इंटीजर बन जाता, और फिर ये इंटीजर और रैशनल नंबर दोनों हो जाता। बट फिलहाल ये डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये इंटीजर नहीं बन पाया, ये रैशनल नंबर रहा। और इस रैशनल नंबर में अगर हम इसे फर्दर और डिवाइड करें तो डेसिमल पॉइंट पर 4 7 जा 28 होगा, और 4 5 जा 20 होगा, राइट। अब आप क्या कह सकते हैं कि जब आपने इस डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट किया तो इसका जो आंसर आया दैट 15/4 एग्जैक्टली डिवाइड होकर 3.75 हुआ। मीन्स इसमें जो डिवीजन थी वो कंटिन्यू नहीं हुई और एक स्टेज पे आके रिमाइंडर 0 हो गया और कंप्लीट हो गई इसकी डिवीजन। तो जब ये कंप्लीट हुआ तो ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं टर्मिनेटेड। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं? जब हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते समय किसी ना किसी लेवल पर एक स्टेज ऐसी आती है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया जहां पर हमें टर्मिनेटिंग का पता लगा, तो हम कह सकते हैं कि 15/4 इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये नहीं है। तो फिर हमारा क्वेश्चन पैदा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग फिर क्या होता है? यस, डिवीजन से ही पता लगेगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड एग्जैक्टली हो गया तो टर्मिनेटिंग, और एग्जैक्टली नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहां भी दो बातें आती हैं। रीअकरिंग, रीअकरिंग का मतलब है कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा जो बार बार रिपीट होता रहेगा। रीअकर यानी कि रीअकरिंग होगी तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। डिवीजन करते समय रिमाइंडर 0 नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बात आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया। 20/3। अगर 20/3 के बारे में हम कहें कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो इसके लिए हमें इसे डिवाइड करके देखना चाहिए। When you divide it, जब आपको पता है कि पहली वैल्यू भी 2 थी और अभी भी 2 आ रहा है और बार बार 2 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करके कोई खास फायदा नहीं होगा। कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहेगा, और इस कंटिन्यू प्रोसेस में ये जो 6 है इसकी कॉन्टिन्यूटी एक रिपीटेशन को शो करेगी, एक पैटर्न को शो करेगी, राइट, और रीअकरिंग को शो करेगी। बार बार आ रहा है, रीअकरिंग हो रही है, तो दिस वी कैन राइट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 6.666 एंड सो ऑन इन्फिनिटी लेवल तक, विच वी कैन राइट 6 इज कमिंग नंबर ऑफ टाइम्स। तो जब कोई वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो हम उस रिपीटिशन के लिए जगह ज़्यादा वेस्ट ना करना चाहें, तो हम इस तरह से जो वैल्यू रिपीट होती है, जो पैटर्न रिपीट होता है, उस पैटर्न को हम कहीं ना कहीं बार का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो द लाइन वी यूज आफ्टर द डेसिमल, राइट, ऑन द नंबर कॉल्ड बार लाइन। तो इस बार लाइन से हमें पता लगता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट हो रही है, और इस रिपीटेशन से ही ये पता लगता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो वी कैन से 20/3 is non-terminating, फ्रैक्शन। चलो, आपको बात समझ आई कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है। कंसेप्ट अच्छा होगा तो आपकी एनसीईआरटी हो चाहे आरडी शर्मा हो, डेफिनेटली माय डियर आप लोग बुक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस करना शुरू कर देंगे मैथमेटिक्स में। आप ये फील करेंगे पर्सनली कि हाँ, वी आर गेटिंग अ लॉट। तो आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ें। तो 20/3 के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम
बात करते हैं कि किसी वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक या तो एंड पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। इन दोनों के अलावा भी अगर हम कुछ कहें तो कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिसे हम रैशनल नहीं बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इफ a rational number is represented in decimal form, if a rational number represented in decimal form, it may be terminated or non-terminated. Non-terminated means रीअकरिंग। ठीक है, अब इतनी सी बात आपको समझ आ गई कि हम एक रैशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो रीअकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है। इन बात को क्लियर करने के बाद अब हम समझते हैं कि जब सर रैशनल की बात हमें क्लियर हो जाती है, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, तो हमारे पास इरेशनल क्या है, व्हाट इज इरेशनल बेसिकली। देखिए अब हम थोड़ा सा इरेशनल की बात करते हैं। जब आप इरेशनल पर आएंगे तो हम √2 को, √3 को, √5 को, √6 को, √7 को या पाई को, इन सब टर्म्स को हम इरेशनल बोलते हैं। इसको इरेशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं ना तो वो टर्मिनेट हो पाती हैं और ना ही उसमें कोई रीअकरिंग पैटर्न आता है। मीन्स जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए रिपीटेशन वाला, रीअकरिंग वाला, वो भी फॉलो नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं कि मैंने एक डेसिमल नंबर लिखा 1.0100001000001 एंड सो ऑन। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। और जब कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, राइट, नॉन रिकरिंग हो जाता है, रिकरिंग होने की बजाय नॉन रिकरिंग हो जाता है, तो हम ऐसे में उसे इरेशनल बोलते हैं। सो द नंबर which is non-terminating, right, and non-reoccurring called irrational numbers. So irrational numbers are non-terminating and नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर्स में वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं लेकिन वो रिकरिंग नहीं होते, वो नॉन रिकरिंग होते हैं, राइट। अब इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में पता लग गया। तो क्या हम इरेशनल नंबर्स, ये बात याद रखें, irrational numbers and rational numbers all are real numbers. नंबर रैशनल हो या इरेशनल हो,
वो रहेगा तो रियल ही रहेगा। अब रियल और अनरियल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ इमेजिन भी होगा, इमेजिनरी भी होगा, और कुछ रियल होगा। जैसे एलियन हमारे लिए इमेजिनरी हैं, हमने उनको एग्जैक्टली सिर्फ महसूस किया है कि ऐसे होंगे या वैसे होंगे, बट एग्जैक्टली देखा नहीं है कभी। तो जो हम पिक्चरों में देखते हैं वो भी एक कल्पना है। तो हम कभी कभी मैथमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं। तो ऐसी कल्पना के साथ अगर मैं कहूँ कि हम इरेशनल नंबर्स की हम कल्पना कर रहे हैं, नहीं हम देख पा रहे हैं। रैशनल नंबर की हम कल्पना कर रहे हैं, नहीं हम देख पा रहे हैं। तो जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो हम जानते हैं, वो रियल है। आप रियल हैं, जानवर रियल हैं, पशु रियल हैं, पक्षी रियल हैं। तो जो चीज़ें हैं वो रियल है, जो एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सामने। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि अगर ये रियल है तो फिर अनरियल क्या है? व्हाट इज अनरियल? देखो एक छोटी सी बात समझते हैं कि अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा +1। यस और नो? अगर आप +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा इसका आंसर +1। लेकिन अगर आप +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा -1। थोड़ी देर के लिए देखें कि हमारे पास जो टर्म्स हैं इसका अगर हम रूट निकालें तो 1 का रूट क्या होगा? दिस वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, -1 इंटू में -1 इज इक्वल टू -1। ये पॉसिबल है। हम इसी 1 को ऐसे भी कर सकते हैं, +1 इंटू में +1, ये भी होगा हमारे +1। अब अगर मैं -1 की बात करूं और रूट में बात करूं तो आप क्या बोलेंगे इसे? क्या आप दो एक जैसी टर्म्स -1 इंटू +1 को लिखकर इस -1 को तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जब आप रूट निकालने की बात करेंगे तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? +1 या -1? कुछ भी नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि जो स्क्वायर है वो अपने आप में पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव स्क्वायर है उनके स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 है, पॉजिटिव नंबर है, राइट? इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, दैट इज 2 इंटू में 2। ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये आएगा 2 और ये भी 2 ही आएगा। लेकिन माय डियर, जैसे ही ये -4 हो जाएगा, उस स्थिति में इस वैल्यू को आप ऐसा देख पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप इसे सॉल्व करेंगे और ये आपके पास रहेगा 2 अंडर रूट -1, तो -1 को आप फिर ये देख रहे हैं कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो -1 क्या हुआ आपका? -1 का अंडर रूट जो हुआ, -1 तो अपने आप में इंटीजर है, वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब वो अंडर रूट में है तो हम कह सकते हैं यस, तो हम इसे बोल सकते हैं क्या कि -1 का रूट जो है वो इमेजिनरी है, ये अनरियल है। तो जो टर्म्स रूट में नेगेटिव होती हैं वो हमारी इमेजिनरी टर्म्स होती हैं, और आपको बस इतना ही समझना है, नेगेटिव टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। राइट रॉन्ग, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बना हो। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स, बट इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। सो अंडर रूट -1 इज इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -1 और क्या ये कहें -1 इज इक्वल टू आई, इसे हम आयोटा जो आगे जाके आप पढ़ेंगे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? कुमरेश कह रहे हैं कि -2 लिख सकते हैं, बेटा नहीं, जब आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 होगा, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो आप 2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन -4 को तो नहीं लिख सकते आप इज इक्वल टू -2। ठीक है ना? क्योंकि जब आप -2 लिखेंगे तो फिर -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वो 4 हो जाएगा, ना कि फिर वो -4 रहेगा। ठीक, इस बात को समझ लीजिए आप अच्छे से। बेसिक जितने आपके अच्छे होंगे उतना बढ़िया होगा। तो एक बच्चा अमित कुमार कह रहे हैं कि आपने -1 इंटू में -1 इज इक्वल टू -1 लिख दिया। अभी देख लेते हैं। -1 इंटू में, अच्छा ये, हाँ सॉरी, ये हमारा प्लस होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ ये बताने के लिए मैं कहना चाह रहा था कि इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं आएगा, तो ये आपके पास आयोटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आई, जो आपको आगे जाके क्लास में पढ़ना है। सो इट इज क्लियर। आगे बात करते हैं, इतना समझ आ गया होगा। अब
-1 का अंडर रूट या किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे आप इमेजिनरी बोलेंगे, राइट। आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, इतना समझ आ गया होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लास है। इस कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब है कि आपको ज्ञान पहले दिया जाए, फिर इम्तिहान बाद में। इम्तिहान मतलब आपके सामने किताब को बाद में लाया जाए, पहले किताब को समझने के लिए आपका लेवल तैयार किया जाए, राइट। हाँ, तो आइए अब हम छोटी छोटी बातें समझते हैं कि हम एक नंबर लाइन पर इस नंबर लाइन पर अगर हम बात करें, दिस इज 0 1 2 3 4 5। ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नंबर लाइन पर किस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, ऑल दी रैशनल एंड irrational numbers can be represented on number line। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन पर आपने 5 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन, राइट। तो अगर 5 को आप रिप्रेजेंट करोगे, एग्जांपल के तौर पे आपके पास 5 एक नंबर है, तो इसको आपसे पूछ रहा है वो इस तरीके से, रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है जी। तो 5 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। दिस इज योर 5, ठीक। इसी तरीके से बोल सकता है रिप्रेजेंट -4 ऑन नंबर लाइन। दिलीप सर की एक बहुत सिंपल सी आदत है, हर छोटे छोटे बेस के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, कमजोर है, वो सीख सके, राइट। चलो अब समझते हैं, -4 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये रहा, ये अपने -4 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि जो आपने अभी ये क्वेश्चन देखे, ये क्या थे, ये इंटीजर्स थे, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे देखो, रिप्रेजेंट 3/2 ऑन नंबर लाइन। अब आप इसे इंटीजर नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइन पे, यस कर सकते हैं, राइट। 2.8 वगैरह सब आएगा बेटा, ठीक। अब 3/2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको आप थोड़ा सा डिवाइड करें, तो आप क्या देखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली 1.5।
अब अगर ये 1.5 है तो पहली बात है कि 3 बटा जो है वो टर्मिनेटिंग है, राइट। अगर इस टर्मिनेटिंग नंबर को हम देखें तो ये 1 और 2 के बीच में है, 1.5 इज बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि दिस इज द पॉइंट वी कैन कंसीडर, एंड एट दिस पॉइंट वी कैन रिप्रेजेंट 3/2। सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो अभी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। तो अभी हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिसमें बेसिकली पाइथागोरस का प्रयोग हम करेंगे और पाइथागोरस की सहायता से हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जब मैं ये बेसिक बता दूंगा और जब मैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 में आऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी होगी और उसके बाद आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज कि चलो हमें पता लग गया कि नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम नंबर लाइन पर, मैंने कहा ना ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट तो इरेशनल नंबर्स को भी कर सकते हैं। अब आता है कैसे कर सकते हैं, दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप जितने भी बच्चे हैं जो आरवाई पे हैं या यूट्यूब पे हैं, ये क्लास बेसिकली 9th क्लास है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी बेसिक नीड कंपटीशन की तैयारी करना हो और वो 9th की क्लास को यहाँ सुन रहे हों, शायद इसलिए कि जहाँ वो कंपटीशन में इतने सेटिस्फाइड हैं करियर विल पर, वहीं उनके छोटे बहन भाई जिनका बेसिक्स वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छे से सुधर जाए, उसके लिए उन्होंने आज डिसीजन लेना है। हालांकि मेरे पास 3 स्क्रीन है सभी स्टूडेंट्स की, एक यूट्यूब की है और एक आरवाई की है, आरवाईपी पे चैनल पे है, और एक हमारे पास जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। इन तीनों स्क्रीन में मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि उन्होंने दिलीप सर से पढ़ना है, तो वो कमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स। ठीक है, तो ये जो अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, इनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं रिकमेंडेड है, क्योंकि 9th में मेरे पास तो थे नहीं, ये तो 8th क्लास में कहीं ना कहीं से आए हैं। तो अगर ये 9th में पढ़ रहे हैं तो इनके ब्रदर सिस्टर ने इनको मोटिवेट किया है, और ये मेरे ख्याल से अब ये जो 2 दिन इन्होंने क्लास ली है या इन्होंने अपने ब्रदर सिस्टर के पास जो पिछली हमारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उससे ये समझ गए होंगे कि हाँ, मैथमेटिक्स सीखना बहुत आसान है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस समय अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये उनका एक्सपीरियंस है। तो आइए अब बात करते हैं कि अब अंश लिख रहे हैं यू आर द बेस्ट एंड एक्सपर्ट, बहुत कुछ, थैंक यू सर, आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू अतुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू कन्हाई। तो बहुत सारे जो आपके बस कमेंट्स, मैं चाहता हूं कि आपके जब रिजल्ट आए ना बेटा, तब ये तारीफें आप लोगों की हों जो आप अभी फिलहाल लिख कर ही कहना चाह रहे हो कि नाइस टीचिंग। मेरा एक मोटिव है सिर्फ, इस क्लास में हो सकता है 2 बच्चे इंटेलिजेंट हों, तो जो इंटेलिजेंट है मुझे उनका क्या करना है, वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उन लोगों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए जितनी मैक्सिमम नॉलेज मैं उन्हें दे सकता हूं उसके लिए काम कर रहा हूं। और बच्चे आप लोग लिख भी रहे हैं सर प्रणाम, मजा आ रहा होगा आपको। सबका कमेंट्स आ रहा है, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। चलो थोड़ी सी बात और करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि रैशनल को तो रिप्रेजेंट करके देख लिया, उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या इंटीजर जो भी हैं वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये आएगी कि इरेशनल नंबर हुआ तो रिप्रेजेंट कैसे होगा, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। हम इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे वो हम किताब में जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फेस करेंगे, बाकायदा उसकी जो हमने प्रॉपर जो रिप्रेजेंट किया होगा उसको डिटेल में लिखेंगे भी कि कैसे किया है। आर डी शर्मा को भी डेफिनेटली इस बार हम साथ के साथ लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सजल एंड भूमिका एंड ऑल, यस। आइए बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे कि इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहां पर हमारा पॉइंट आता है how to represent irrational number on number line। हमें सीखना है कि नंबर लाइन पर हम
इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए √2 एक नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने कहा कि इरेशनल नंबर्स का पैटर्न कैसा होता है, नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब है कोई डेफिनेट वैल्यू मिलती ही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। अगर आप इसमें अप्रोक्सीमेट करने लगोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा सोचोगे कि 1.0100100001 इसको हम कोई अप्रोक्सीमेटली 1.1 मान लेंगे तो वो गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली किसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं एक हेल्प लेनी पड़ती है। वो हेल्प क्या लेनी है, इसे समझते हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन में इस पॉइंट पर 0 है। आपको पता है √2 इज मोर देन √1, √1 इज इक्वल टू 1, राइट? √2 is less than √4 and √4 is equal to 2. It means √2 is greater than √1 but less than √4. Means √2 lies between 1 and 2। जहां √2 की हम बात कर रहे हैं वो 1 से ज्यादा है परंतु 2 से कम है। इट शोज दैट कि ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब हम फर्स्ट मार्क अगर यहां लगाएं कि ये 1 है और ये 2 है, तो इसे 1 और इसे 2 बोलने के बाद आप जब √2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे 2 के बराबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो 2 से कम है। आप 1 पे मार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 से ज्यादा है। तो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क लगाना पड़ेगा। हम एक और बेसिक बात समझते हैं, धीरे धीरे आपको हर चीज में इंटरेस्ट आ जाएगा। बस एक बार आप पढ़ लीजिए दिलीप सर से ना। एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास इसकी रेडियस है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस हम बोलते हैं उन सबकी जो मेजरमेंट होती है वो बराबर होती है। तो यहीं पर हम कहीं ना कहीं सर्कल की हेल्प लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वही लाइन है आपकी, ये वाली, राइट? इस लाइन पर आपको ये समझना है कि ये जो डिस्टेंस है, राइट, इस लाइन पर ये जो मार्क लगा है, ये जो मार्क है, राइट, ये √2 के लिए लगाया हमने। किसके लिए? √2 के लिए। तो अगर ये √2 हुआ तो ये भी क्या होगा? √2 √2 √2 √2 √2 मीन्स किसी सर्कल की सारी रेडियस की जो मेजरमेंट होती है वो बराबर होती है। अब इस मार्क को लाने के लिए हमें देखना होगा कि ये √2 वैल्यू बने कैसे। जब इस वैल्यू को आप √2 बनाना चाहेंगे ना, यस और नो, तभी उस समय यहां से लेके यहां तक की वैल्यू √2 बन पाएगी। इसे √2 बनाने के लिए आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 1 यूनिट हो और ये 1 यूनिट हो तो हम इन दोनों की पाइथागोरस से इसे O यानी कि 0 और इसे एक पॉइंट A और इसे एक पॉइंट B मानकर OB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं A'। तो A' और OB जो होगा वो बराबर होगा क्योंकि वो सर्कल की रेडियस है। तो आपको क्या समझ आया? समझ ही आया कि इरेशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस समय सर्कल की जैसे सारी रेडियस बराबर होती हैं उसी तरीके से हम सर्कल की रेडियस के बराबर उस इरेशनल नंबर को निकालना शुरू करते हैं, जिसे निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस लगाने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक, अब पाइथागोरस को हम जब यूज करेंगे थ्योरम को तो हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि ये √2 कैसे आया इस 1 और इस 1 से, यानी कि एक है हमारे पास नंबर लाइन पर वैल्यू, राइट, और एक है उस पर एक परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर कहां लेना है? 1 पर लेना है। मींस जब हम यहां पे एक परपेंडिकुलर लेते हैं, राइट, नो, और ये हमारे पास जो मेजरमेंट आती है ये वही चीज है, ध्यान से देखिए। ये जो मेजरमेंट है तो ये हमारा राइट एंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप इस पाइथागोरस को सॉल्व करेंगे
तो ये आपका बी हुआ, और ये आपने जो पॉइंट लिया वो आपका हो गया ए। अब ये मेजरमेंट आपकी कितनी है, दिस इज √2। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट 1 है और ये मेजरमेंट 1 है। आपने देखना है कि आपका जो मार्क है वो इस ए से आगे जाएगा और जो अगला वाला पॉइंट 2 है उससे पहले रहेगा, तभी तो आपको ये रेडियस की वैल्यू इसके बराबर आपको मिलेगा। यानी कि 1 से आगे जाएंगे और 2 से पीछे रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्या करना होगा, √2 को एज ए आर यानी कि रेडियस लेना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक इस पॉइंट तक यूज करेंगे, ओपन करेंगे, और फिर जब इसे आप ड्रॉ करेंगे ना, जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। लाइक दिस, यस। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और मार्क लगा इस पॉइंट पे जाके, तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोल सकते हैं ए डैश, दिस इज ए डैश। अब अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि हाउ वी यूज इट, ठीक। पाइथागोरस कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में हमने कहा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। तो आप कह सकते हैं कि आपने अभी नंबर लाइन तो ये रही है आपकी, और रिप्रेजेंट तो √2 यहां हो रहा है। तो जैसे ही आपने सर्कल ड्रॉ किया या आर्क लगाई, ये जो आर्क आप लगा रहे हैं, इस आर्क में इसने ए डैश नाम लिया, तो आप बोल सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए डैश इज इक्वल टू √2। सो वी कैन से दैट पॉइंट ए डैश रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन नंबर लाइन। तो आपको ये बात समझ आई कि जब हम किसी इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें नॉलेज सर्कल की होती है, उसमें बेसिकली पाइथागोरस की जरूरत होती है। उससे पहले हमें समझना होता है कि जो टर्म हमारे पास है वो किस रेंज में है, किन दो टर्म्स के बीच में आ सकती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो 1 और 2 के बीच की थी, और हमने जब इसे बनाया तो भी 1 और 2 के बीच में शो किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये दिस इज 1 and this is 2. So we represented, सर नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, अभी बताता हूं। टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करना आ गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये समझना है। चलो अभी समझाते हैं आपको। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? ऑल क्लियर, कंफर्टेबल, हैप्पी, खुश हैं? You are feeling that you will definitely learn a lot in mathematics and the syllabus of 9th class will be very easy for you? Sure sir, yes. तो अब ये बात आपको समझ आ गई। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर बताऊंगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी ही इसी 9th क्लास के चैप्टर में मैग्नीफायर वाला मेथड भी आएगा, वो भी हम आराम से सीखेंगे। रिप्रेजेंटिंग कैसे करते हैं, √2 के अलावा √3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, √4 कैसे होगा। √4 तो वैसे भी आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। अभी ये बातें भी आपको बतानी है। क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं? हैप्पी? तो आप रिकमेंड करिए फटाफट, ताकि सारे बच्चे टाइम से मेरे साथ जुड़कर अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से बना लें। बहुत बढ़िया उज्जवल, √9.3 बता दो। वो आपकी एक्सरसाइज आएगी ना बेटा, जब हम एनसीईआरटी करेंगे तो उसके अंदर आके हम बताएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम आपका स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल 9.3 भी बताएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल रैशनल और इरेशनल नंबर में सिंपल क्वेश्चन से कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। 9.3 इज एप्लीकेशन इन द सेम प्रॉब्लम। डोंट वरी, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व कराऊंगा आपको। और मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया, ये 9.3 भी सिखाया है बेटा, सबको सिखाया है। तो आप थोड़ा सा अपने साथ बाकी को लेके चलें। देखो कितना मजा आ रहा है आप लोगों को। यू आर एंजॉइंग? यस। चलो वंस अगेन एक बच्चा पूछ रहा है, तो बच्चे हम जब नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए कि यहाँ पर रेडियस यानी कि सर्कल की रेडियस का हम यूज करेंगे। दूसरी बात हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ये कि यहाँ पर पाइथागोरस का यूज होगा। तो पाइथागोरस से पहले सर्कल है, क्योंकि रेडियस के कॉन्सेप्ट की वजह से हम बात कर रहे हैं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिर ये समझना जरूरी है कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसकी रेंज क्या है। ठीक, आइए जरा समझें कि इस रेंज में हम कैसे बात कर सकते हैं, कि रेंज कैसे समझते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मैं आपके आईक्यू की बात करूं कि क्वेश्चन आपका आता है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। आपको क्या याद रखना है? याद क्या रखना है आपको? ये काम करना पड़ेगा। एक, रेडियस ऑफ सर्कल, एक पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा। दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल, और तीसरा पीजीटी। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब इतना आपको जब समझ आया तो इन 3 पॉइंट्स में आपने देखना है कि √5 स्टैंड कहां करता है। तो √5 इज ग्रेटर देन √4 एंड √4 इज इक्वल टू 2। √5 is less than √9 and √9 is equal to 3. So you can say √5 is between √4 and √9. हमें 2 स्क्वायर देखने होते हैं उस नंबर से आगे और पीछे के, उससे हम बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। इट मीन्स दिस इज 2, दिस इज √5 and this is 3. So where we can say that √5 stands. √5 stands between 2 and 3. अगर आप नंबर लाइन पे आएंगे तो आपका जो सर्कल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब √5 तक पहुंचने का तरीका क्या होगा ये समझना है। √5 को जब आप देखेंगे तो √5 में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको रूट में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वैल्यू हो गई 2 and 1। तो 2 से ज्यादा है तो 2 बेस हमारा होगा, ये बेस होगा, और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। मीन्स यहां 2 हमारा बेस हो गया और 1 यूनिट हम चले गए ऊपर। यस, यहां से आपने इसे कनेक्ट किया, ये आपका राइट एंगल हो गया। इसे आपने ए पॉइंट बोला, इसे आपने बी पॉइंट बोला। अब जब आपने इसे एक और एक, ये जो पूरी वैल्यू आपकी बनी वो 2 यूनिट बनी ना, और ये 1 यूनिट बनी, तो पाइथागोरस से आपने सॉल्व किया अभी मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं। सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू बुक्स जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। हम देख रहे हैं कि हमारा बेसिक कैसे डेवलप हो रहा है। दिस इज √5। तो अब ये जो √5 है तो आपको समझना है सर्कल। यस, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, फिर दोबारा से हेल्प करते हैं आपकी। यस, यस। तो ये जो आपका सर्कल हमने बनाया जो इसे टच कर रहा है, इस पॉइंट पर इसे हम बोल सकते हैं ए डैश। तो आपका OB इज इक्वल टू OA डैश इज इक्वल टू √5 होगा, और आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये था माय डियर पाइथागोरस थ्योरम समझ में
आया सर, बहुत बढ़िया। तो सर्कल बड़ा कीजिए, बिल्कुल कर दिया। अब आपको मैंने समझा दिया होगा कि इरेशनल नंबर्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं। आगे की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पहली क्लास जब हम करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्लास होती है जिसके अंदर आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। आई होप यू एंजॉय द क्लास। हाउ वाज द क्लास? प्लीज कमेंट एंड ready for the next class after 1 hour. We'll meet for the practice of NCERT 1.2. Thank you.